सो हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून यूट्यूब मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि सब एकदम बिंदास हो अपने अपने लाइफ में। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा दूसरा वीडियो है और पहला मोटो व्लॉग है इस चैनल का, तो स्वागत करता हूँ आप सबको। काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा बारिश वारिश का प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हो कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक, मोटो व्लॉग का एक अलग सा ही मज़ा है। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे एक अलग सा एडिक्शन है मोटो व्लॉग का। आज हम लोग हैं कलकत्ता के सड़कों पे। ये मैं रेड रोड पे था, तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं रेस कोर्स की तरफ। तो वहाँ से मैं बायां मुड़ लूँगा और फ्लाईओवर पकड़ लूँगा, माँ फ्लाईओवर, जहाँ पे बात करने में थोड़ा सुविधा होगी। तो वहीं से कहानी शुरू करेंगे आज का टॉपिक का, ठीक है। चुपकी दे दिया रे बाबा। अब ग्रीन हुआ है। तो हाँ दोस्तों, ये मेरा हाइनस है। मैं इसको 10,783 किलोमीटर्स चला चुका हूँ अब तक। तो आज मैं करने वाला हूँ इसका एक छोटा सा सिटी राइड रिव्यू। यानी सिटी पे ये बाइक अगर आप लेके सिटी में चलाते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या ये बाइक आपको कैसा फील करवाएगा, वगैरह वगैरह, ऑल दो स्टाफ्स, यू नो। देखिए, विद इन सिटी तो वैसे देखा जाए तो आप एक एक्टिवा से भी काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्कूटी भी बहुत अच्छा काम करता है विद इन सिटी। लेकिन मोटरसाइकिल एक ऐसा चीज़ है जो आदमी चूज़ करता है। यानी एक बाइक को चलाना अपने आप में एक अलग सा ही मज़ा देता है ना। इसीलिए हम बाइक खरीदते हैं और इसीलिए हम बाइक चलाना इतना चाहते हैं। यानी बाइक चलाने में हम लोग को इतना दिलचस्पी है, राइट। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक, ये एक इसका जो इंजन है, ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। और इसका गियरिंग जो है वो भी काफ़ी टॉल है, शॉर्ट गियरिंग नहीं है। एक एक जो गियर होता है ना, वो गियर में इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसमें 5 गियर दिया हुआ है, छठा गियर नहीं है। 350 सीसी होने की बावजूद इसमें 5 गियर ही है। और मेरे हिसाब से वो एकदम जस्टिफाई करता है, उससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि द काइंड ऑफ मोटरसाइकिल दिस इज़, इसमें 5 गियर इनफ है। और मेरे हिसाब से विद इन द सिटी तो 3rd गियर से ऊपर जाना नहीं पड़ता मैक्सिमम ऑफ द टाइम। अभी मैं फ्लाईओवर पे हूँ, इसीलिए 4th गियर पे हूँ। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम विद इन द सिटी आपका स्पीड लिमिट होता है, कहीं पे 40 हो गया, कहीं पे 50 हो गया। तो 40-50 के लिए 3rd गियर ये बाइक के लिए इनफ होता है। तो आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आपका स्पीड लो हो जाए तो आपको तुरंत गियर डाउन करना पड़ेगा इस बाइक में, जो कि आपको एक दिक्कत लग सकता है। हालांकि मुझे तो एडजस्ट हो चुका है, तो मुझे वो चीज़ उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बाकी गियर शिफ्टिंग का अगर आप बात पूछे तो बेहद स्मूथ है, बेहद प्रिसाइज है। आप जब गियर शिफ्ट करते हो तो आपको तुरंत मालूम पड़ता है कि हाँ, बाइक का गियर शिफ्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन का मेरे इतना जो मैंने किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, इतने किलोमीटर में मुझे इंजन से कोई शिकायत नहीं है, एक भी शिकायत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं ये बाइक को ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, क्योंकि गिवन द नेचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, ये इंजन का जो नेचर है, ये बाइक खींचने वाला बाइक नहीं है कि आप एकदम से रफ या एकदम से खींच के आप चलाओ। ये बाइक बेसिकली उसके लिए बना ही नहीं है। ये बाइक बना है आप रिलैक्स होके चलाओ, यानी एकदम
शांति रख के, रिलैक्स होके, बिंदास बैठ के बाइक में चलाओ। इसका पोस्चर भी वैसा ही है, कमांडिंग काइंड ऑफ। तो इस बाइक को कंपनी ने वैसा डिज़ाइन ही नहीं किया है इंजन को ताकि आप इसको खींचो, तो उसी वजह से मैं इसको खींचता भी नहीं हूँ, एकदम धीरे से, आराम से। ऐसा नहीं कि मैं स्पीड नहीं पकड़ता हूँ, मैं 100 से ऊपर भी भगाता हूँ, लेकिन आराम से। तो विद इन सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 50 में चलाता हूँ, वो काफ़ी रहता है मेरे लिए, ठीक है। तो 4th गियर, 3rd गियर, 4th गियर, 3rd गियर में 40-50, 60 कभी कभार मैं चला लेता हूँ, वही हाईएस्ट है। और 60 का ऊपर सिटी में कहीं पे भी 60 का ऊपर स्पीड लिमिट है भी नहीं। अब आते हैं दोस्तों सस्पेंशन में, ठीक है। तो इस बाइक का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ का तरफ में रखा गया है। तो ये चीज़ किसी किसी को प्रॉब्लमेटिक लग सकता है और किसी किसी को इसके वजह से अच्छा भी लग सकता है। तो मेरा हिसाब से ये चीज़ जो दिया है ये इंडियन रोड्स को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है, क्योंकि इंडियन हम लोग का जो रोड्स रहता है काफ़ी सारा कभी कभार गद्दा वद्दा, काफ़ी सारा बड़े बड़े बम्प्स रहता है, तो उसको झेलने के लिए ये स्टिफ सस्पेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर सस्पेंशन सॉफ्ट है तो आप ये जो फ्लिकेबिलिटी रहता है ना, जो हम लोग जो बाइक लेके ये सब करते हैं कभी कभार ट्रैफिक का अंदर से फिल्टर करने के लिए, तो वो अगर स्टिफ सस्पेंशन रहता है तो बेटर केपेबल हो जाता है बाइक आपका वो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जिसका सॉफ्ट सस्पेंशन है वो नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिसका स्टिफ सस्पेंशन है वो और बेटर कर पाएगा। हाँ, अगर आप अकेले चलाते हो और आपका वेट भी ज़्यादा नहीं है, यानी स्टैंडर्ड वेट है, तो आपको कभी कभार ऐसा लग सकता है छोटा मोटा गद्दा पे कि ये बाइक का सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट होने से बढ़िया रहता। वो मुझे भी फील हुआ है कभी कभार। इनफैक्ट सामने का सस्पेंशन तो कभी कभार आपको ऐसा भी लग सकता है कि पूरा लोहा है, ऐसा इतना स्टिफ है। लेकिन जहाँ पे इसको काम दिखाना होता है ये एकदम से काम दिखा देता है, वहाँ पे ये कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप थोड़ा स्पीड में हो और एक थोड़ा सा बड़ा बम्पर आ जाए तो ये आराम से उसको पूरा ही झेल लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो कि अगर इसका सस्पेंशन अगर सॉफ्ट होता तो वो पॉसिबल नहीं होता, वो बम्प आपको पूरा डायरेक्ट लगता और अब शॉकर बॉटमिंग होता, आपको पता चल जाता कि ये पे एक प्रॉब्लम हुआ है। और अगर आपका सस्पेंशन सॉफ्ट है और वैसा सिचुएशन पे कभी कभार बाइक ऑफ बैलेंस भी हो जाता है तो दुर्घटना घटने का भी चांसेस रहता है। अगर आप विथ पिलियन चलाते हो तो भैया मत ही पूछिए। अगर सिर्फ इस बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप जो है स्टॉक, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये और एक चीज़ है जो हर बाइक में नहीं होता है। हर बाइक में विथ पिलियन आपको कुछ बाइक ऐसा रहता है जो विथ पिलियन आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं देता है। आपको लगता है कि थोड़ा सा पिकअप का इशू आ रहा है, थोड़ा सा बाइक का सस्पेंशन बॉटमिंग आउट हो रहा है, ये वो, तो ऐसा लगता है। लेकिन ये बाइक का कंप्लीट इंजन सेटअप, कंप्लीट गियरिंग, कंप्लीट सस्पेंशन जैसा दिया हुआ है, तो आप आराम से एक पिलियन, एक स्टैंडर्ड साइज़, स्टैंडर्ड वेट का पिलियन आराम से लेके जा सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो वो और एक बात है जो ये बाइक का एक प्लस पॉइंट हो गया फ्रॉम सिटी राइडिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अब आते हैं लगेज कैरिंग ऑप्शंस। ये बाइक में ज़ीरो है। बाइक में लगेज कैरिंग ऑप्शन तो हर एक बाइक में ज़ीरो है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब ये है, कुछ बाइक में आपको दिखेगा कि पीछे का सीट का नीचे थोड़ा बहुत जगह होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स या आपका मान लीजिए सनग्लास या ऐसा कुछ छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो, कुछ बाइक में होता है। तो लेकिन ये बाइक में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। आपको कोई भी सामान हो तो आपको आपका पॉकेट में या थोड़ा बड़ा हो तो आपको एक बैग खरीद के उसका अंदर डाल के ले जाना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं तंग आके ये बाइक में एक टॉप बॉक्स लगाया हूँ। जैसे कि आप मेरा पहला वीडियो में देख चुके हैं, मेरा बाइक में एक टॉप बॉक्स लगा हुआ है ताकि मैं कुछ छोटा से मीडियम साइज़ वाला सामान जो रहता है जो हम लोग कैरी कर सकते हैं, तो ये बाइक में मैं आराम से वो टॉप बॉक्स में वो कैरी कर लेता हूँ। मुझे कैरी करने का अलग से पीठ में बैग का अंदर कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये और एक चीज़ है जो आप इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि ये बाइक में अगर आप छोटा सा सनग्लास या छोटा सा अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट भी अगर आप कैरी करना चाहते हो तो वो आप नहीं कैरी कर पाओगे, क्योंकि ये बाइक में एक भी वैसा जगह नहीं है जहाँ पे आप उसको
आराम से टक इन कर दो, वो नहीं है, वो ये बाइक में पॉसिबल नहीं है। ये बाइक बनाई नहीं है उस डिज़ाइन पे कि आप ऐसा कुछ कर सको। तो अब आते हैं ब्रेक्स पे दोस्तों, ठीक है। हाउ आर द ब्रेक्स, ये बाइक का ब्रेक्स कैसे है। तो ब्रेक्स को मैं दोस्तों 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ अस हम लोग ज़्यादातर सामने का ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हैं, पीछे का ब्रेक कम यूज़ करते हैं। और ये बाइक में स्टॉक सेटिंग पे पीछे का ब्रेक जो है वो बहुत अच्छा है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सामने से। स्टॉक कंडीशन पे इसका पीछे का ब्रेक का जो बाइट है, ब्रेक का जो फील है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन सामने का जो है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा स्टॉक पे। और इसी वजह से मुझे इसका जो ब्रेक है उसको लेके थोड़ा सोचना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा और थोड़ा बेटर कराना पड़ा, ताकि मुझे जो फील चाहिए। क्योंकि देखिए मेरा प्रीवियस मोटरसाइकिल जो था उसमें एक एडजस्टमेंट में आ गया था मैं, ठीक है, ब्रेक को लेके। और ब्रेकिंग इज़ एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, अगर आपका पिछला बाइक में अगर आपको बेटर मिला है तो, और प्रेजेंट बाइक में अगर आपको उस जैसा ब्रेक या उससे बेटर ब्रेक नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है और ये सेफ्टी को लेके इशू स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा और ये मॉडिफिकेशन जो है ये करना पड़ा। और वो कैलिपर चेंज करके, जैसे आपने मेरा पहला वीडियो में देख चुका हो कि मैंने मेरा अगला ब्रेक जो है उसका कैलिपर जो है वो मॉडिफाई किया हुआ है। वो CBR 250R फर्स्ट जनरेशन जो कंबाइंड ABS वाला जो कैलिपर है वो लगाया हुआ है। वो काफ़ी कॉस्टली आता है और उसका ब्रेक पैड्स भी काफ़ी कॉस्टली आता है। लेकिन ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है और अभी मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये स्टॉक कंडीशन नहीं है। अगर स्टॉक कंडीशन का बात मैं करूँ तो इसका सामने का जो ब्रेक है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। हालांकि आपके पास और एक ऑप्शन भी है कि आप इसका अगला ब्रेक जो है उसको आप उसका जो पैड है वो चेंज करके मार्केट से कोई और अच्छा बेटर क्वालिटी वाला पैड जो कि अवेलेबल है, अगर आप रिसर्च करें तो बहुत सारा कंपनी, 2-3 कंपनी ऐसा है, जैसे कि वेस्त्रा पकड़ लीजिए, निकावी पकड़ लीजिए, ये सब कंपनी का ब्रेक पैड्स अभी अवेलेबल है होंडा हाइनस के लिए, जिनका ब्रेक पैड आप लगा के थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको बेटर ब्रेकिंग मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन मैंने जो मॉडिफिकेशन किया है ये मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसका जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से सिर्फ ब्रेक का इम्प्रूवमेंट के लिए वर्थ नहीं है। अब मेरा बात अलग है दोस्तों, ठीक है, मैं एक टेक्निकल फ्रीक हूँ, आप बोल सकते हो। मुझे मॉडिफिकेशन ये सब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मेरा अप्रोच हर वक्त थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन जनरल अप्रोच आपका यही होना चाहिए कि ब्रेक पैड को चेंज करके थोड़ा सा बेटर क्वालिटी ब्रेक पैड लगा के देखा जाए कि ब्रेकिंग कितना इम्प्रूव होता है। और उससे अगर आपका बात बन जाता है तो बढ़िया है, आपको ये सब इतना ज़्यादा तामझाम, इतना ज़्यादा खर्चा करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन है। और ये एक पॉइंट है जो मुझे बताना था कि सिटी राइडिंग के लिए फ्रंट ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। हम लोग फ्रंट ब्रेक की ज़्यादा यूज़ करते हैं और इस बाइक का स्टॉक सेटिंग में फ्रंट ब्रेक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरा जो हिंदी है वो थोड़ा आपको वियर्ड लग सकता है, क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हिंदी मुझे तो उतना ज़्यादा फ्लुएंटली आता नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से काम चलाने लायक है, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो विद टाइम आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई हिंदी एज वेल, सो काइंडली बेयर विद इट फॉर द मोमेंट, ओके। सो हाँ, तो अभी रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक, और क्या क्या इसमें दिक्कत आपको विद इन सिटी हो सकता है। काफ़ी सारा इश्यूज़ इस बाइक का पड़ा हुआ है। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप या हर एक जितना भी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, यहाँ वहाँ आपको मिल जाएगा काफ़ी सारा इश्यूज़ ऐसा है। लेकिन ये सब टेम्पररी इश्यूज़ है और ये सब सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ है। इस बाइक का जो सर्विस सेंटर जितना भी है फ़िलहाल के लिए, तो मेरे हिसाब से पहला बात यह है कि ये बाइक बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि आपको एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन वाला टेक्नीशियन का ग्रुप चाहिए ये बाइक को सर्विस करने के लिए, एकदम ही नहीं। ये बाइक टेक्निकली बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू सर्विस और रिपेयर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन
इस बाइक को सर्विस करने के लिए होंडा ने जो ग्रुप ऑफ टेक्नीशियन चूज़ किया है, जो ग्रुप ऑफ टेक्नीशियन को ट्रेन किया है, मेरे हिसाब से उन सभी लोगों को थोड़ा और प्रैक्टिस का ज़रूरत है, क्योंकि ये बाइक एकदम नया मॉडल है मार्केट में। एकदम नया तो नहीं बोलूँगा मैं, हो गया करीबन 2 साल, आई एम नॉट श्योर, 2 ढाई साल तो हो ही गया है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत है, यही मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वो लोग को कुछ नहीं आता है या वो लोग एकदम बेकार है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद भी 2-3 बार सर्विस करा चुका हूँ एंड आई मस्ट से कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन हर जगह का सर्विस सेंटर, जितना भी बिग विंग सर्विस सेंटर है, सब जगह में तो इक्वल होगा वैसा कोई बात नहीं है। हो सकता है आप जो सिटी में हो, उस सिटी का जो बिग विंग सर्विस सेंटर है उससे आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड ना हो। हर एक का बाइक हर एक आदमी सर्विस करता है, अलग अलग टेक्नीशियन सर्विस करता है। तो मेरे हिसाब से यही इसका एक ड्रॉबैक है कि अभी तक वो टेक्नीशियन जितना भी है उनको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ इस बाइक में, तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा बिफोर यू बाय दिस मोटरसाइकिल, ठीक है। और दोस्तों विद इन सिटी चलाने के लिए हाँ, और एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि इसका जो हेडलाइट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। विद इन सिटी के लिए मेरे हिसाब से जहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगा, अगल बगल में गाड़ी का हेडलाइट भी मिलेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको रात को भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गांव वाला रास्ता या थोड़ा सा इंटीरियर में जाते हो जहाँ पे स्ट्रीट लाइट का कमी है और रास्ता भी थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे ये जो हेडलाइट है वो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइट्स का ज़रूरत है, 100% ज़रूरत है। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सिर्फ ये बाइक का नहीं है, ये अभी का जितना भी बाइक मार्केट में है सभी का यही इशू है। जब से ये बाइक का हेडलाइट एलईडी हो चुका है, मोस्टली हर एक बाइक में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइट एनफ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मिरर्स है ये स्टॉक नहीं है। स्टॉक में आपको छोटा यहाँ तक आता है, गोल रहता है, छोटा सा कवरेज एरिया रहता है, तो उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है और उसमें उतना ज़्यादा यूटिलिटी भी नहीं है। आपको काम का काम उतना ज़्यादा होता नहीं है उसमें, ठीक है। वो शो ज़्यादा है और उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, वही मैं बोलना चाहूँगा। तो इसीलिए मुझे अपग्रेड करना पड़ा ये मिरर सेट में। ये एवेंजर से है बाय द वे, एवेंजर 220 स्ट्रीट जो रहता था, मुझे नहीं मालूम अभी है कि नहीं, तो वो बाइक का मिरर्स ये है। मैंने अपने लोकल जो पार्ट्स शॉप है वहाँ से ख़रीदा है, करीबन 650 का पेयर आता है ये। तो आराम से आप अगर चाहते हो, अगर आपको भी लगता है कि हाइनस का जो मिरर है वो उतना ज़्यादा जस्टिस नहीं करता है, तो आप उसको चेंज करके ये वाला मिरर लगा सकते हो, या कोई और भी इसका। और एक बहुत कॉमन मिरर आदमी लगाता है, वो है बर्गमैन का मिरर, सुजुकी बर्गमैन बोल के जो स्कूटर है उसका मिरर भी लगाता है, तो आप उसका भी मिरर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो बेसिकली मिरर्स है जो ये बाइक में फ़िलहाल बहुत सारा राइडर्स लगा रहे हैं, तो आराम से आप उसको लगा सकते हो। और विद इन सिटी एक प्रॉपर मिरर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आपका रेयर विजिबिलिटी जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तो ही आप पीसफुली आपका मोटरसाइकिल जो है चला पाओगे। आप स्ट्रेट लाइन में चला रहे हो तो अगर आपका दायां बायां थोड़ा सा पीछे या ब्लाइंड स्पॉट ये सब जगह में अगर कोई गाड़ी है, अगर आप वो दिख नहीं पा रहे हो, तो ये एक बहुत डेंजरस इशू है ना। तो दैट्स वाई मैं रेकमेंड करूँगा कि वो जो स्टॉक मिरर है उसको आप कतई ना यूज़ करें, जितना जल्दी हो सके। अगर आपका बाइक में भी वो स्टॉक मिरर लगा हुआ है तो किसी और एक्सेसरी में खर्चा करने से पहले आप उसको बदल के कोई भी अलग मिरर लगा ले जो कि बेटर काम करे, ठीक है। दैट फेमस क्वेश्चन, कितना देती है, राइट। तो मुझे अभी तक मैक्सिमम माइलेज जो मुझे मिल चुका है ये मोटरसाइकिल से वो है 35, ठीक है। नाउ सी गाइस, मैं उतना ज़्यादा रफ़ नहीं चलाता हूँ, मैं उतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ, ठीक है। आप अभी देखे ही होंगे कि मैं अभी फ्लाईओवर का ऊपर से आया और इतना सारा फ्री वे में भी था, लेकिन मैं 80 से ऊपर गया ही नहीं। तो ये एक बात है, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि मुझे ये बाइक धीरे चलाना, धीरे क्रूज़ करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये बाइक में एक अलग सा ही मज़ा है, एक अलग सा कशिश है जो मुझे वो धीरे स्पीड में क्रूज़ करने में मिलता है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत
स्पीडिंग या वो सब चीज़ कर चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ वो सब से, ठीक है। मुझे अभी वो सब से उतना ज़्यादा मज़ा नहीं मिलता है, बिन देयर डन दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो अभी मुझे स्लो स्पीड में क्रूज़ करना ये बाइक में ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसको दिमाग में रखते हुए दोस्तों मुझे करीबन 35 तक मैक्सिमम इसका माइलेज मिल गया है। और विद इन सिटी मैं कभी भी 5th गियर नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। वो इतना ज़्यादा टॉल है, ठीक है, और वो पूरा वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो वो एक ओवरड्राइव गियर है, ठीक है, उसको लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। बिफोर 80 किलोमीटर्स पर आवर वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते हो, ऑब्वियसली आप उसको भी स्लॉट इन कर सकते हो और बाइक को चला भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़रूरत नाम का भी एक चीज़ है ना, तो ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 4th गियर इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। तो मैं 4th गियर में चलाते हुए करीबन, जैसे आप अभी देख रहे हो कि 60 में चल रहा है गाड़ी, 4th गियर में है, तो 60 से 65, 60 से 65, कभी कभार 70, कभी कभार 70, 65, 70, ये सब स्पीड में 4th गियर में रहते हुए मुझे मैक्सिमम माइलेज जो मुझे मिला है वो है 35। और ये मैं इंडिकेटेड माइलेज का नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मीटर में जो इंडिकेटेड माइलेज जो रहता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये मोटरसाइकिल का बोल के नहीं, कोई भी बाइक का, कोई भी गाड़ी का वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, आप आइडिया ले सकते हो उससे, ठीक है। खुद का अलग से हिसाब लगाइए कि आपने कितना रुपया का आप पेट्रोल डाले हो और कितना किलोमीटर आप चलाए हो। तो ये सब करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आपको माइलेज मिल रहा है। तो उसी अंदाज़ा से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मुझे 35 तक माइलेज मिला है। और हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का अंदर चलाता हूँ तो मुझे 30 का भी मिला है, 28 का भी मिला है, ऐसा भी मिला है, 28, 30। लेकिन ऑन एन एवरेज आप इससे 30 से 32 आप पकड़ के चलो, आपको विद इन सिटी मिलेगा ही मिलेगा। इससे कम अगर आपका माइलेज है तो आपको सर्विस सेंटर जाना चाहिए, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो सकता है आपका बाइक में है। और इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया भैया, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करो। 32 to 35 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बाइक से, अगर आप विद इन सिटी चला रहे हो तो। और मेरे तरह यानी शांति से, आराम से क्रूज़ करते हुए 4th गियर में 60, 65 ऐसा स्पीड में, ठीक है। अगर आप उसको भगाओगे 90, 100 में चलाओगे तो आप छोड़ ही दो। तो मुझे मालूम भी नहीं है तो आपको माइलेज कितना मिलेगा, क्योंकि मैं कभी भी ये बाइक को ऐसा ना तो मैंने चलाया है ना मैं चलाने वाला हूँ, क्योंकि ये बाइक बना ही नहीं है वैसा चलाने के लिए। अब आते हैं दोस्तों सिटिंग कंफर्ट के बारे में, ठीक है। ये बाइक का जो सीट है ये कितना कंफर्टेबल है, ये विद इन सिटी अगर आप चलाओगे इसको, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओगे तो इसका कंफर्ट लेवल आपको कितना तक सपोर्ट करेगा, है ना। तो देखिए, ये और एक चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप डेली मान लीजिए 50 से 60 किलोमीटर विद इन सिटी आपका ऑफिस है, चलाना पड़ता है, तो यू नीड अ डिसेंटली कंफर्टेबल सीट, राइट। आपको डिसेंट कंफर्टेबल सीट का ज़रूरत होगा। अगर आप दिन में 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर चलाते हो तो सीट कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप 20-30 किलोमीटर दिन में आपका अगर चलाना है तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बाइक का सीट है वो कंफर्टेबल रहे, वरना आपका बैक पेन होगा, आपका बट एक होगा, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा, इन शॉर्ट, राइट। सो मेरा बाइक में अभी जो बाइक का साथ जो सिंगल पीस सीट आता है वही लगा हुआ है, लेकिन बीच में मैंने स्प्लिट सीट भी लगाया था उसको टेस्ट करने के लिए। अच्छे तरह से मैंने 10-15 दिन उसको चलाया, फिर मैंने उसको निकाल दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपका डेली कम्यूट है अराउंड 50-60 किलोमीटर्स, ठीक है, टोटल में, या 80 किलोमीटर्स में अगर हम पकड़ ले, तो ये सिंगल पीस सीट जो है ये एकदम परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है, ये ना तो ज़्यादा हार्ड है, ये बीच में है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग राइड पे जाना है, कहीं दूर पे जाना है, बहुत दूर, आप एडवेंचरस हो, आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करते हो मोटरसाइकिल लेके, या तो आप ये बाइक को ख़रीदे ही हो इसलिए क्योंकि आपको बहुत लॉन्ग राइड्स करना है, एडवेंचर में जाना है, जिसके लिए बाइक बहुत 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 कैपेबल है, जिसका बारे में मैंने बात करने वाला हूँ। जब मैं इसका हाईवे रिव्यू दूंगा तब मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए विद इन सिटी चलाने के लिए मेरे हिसाब से इसका जो स्टॉक सीट है जिसके साथ ये बाइक आता है वो परफेक्ट है, आपको कुछ भी मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा जाते हो तो मेरे एडवाइस यही रहेगा कि आप स्प्लिट सीट ले लो, या फिर यही जो सीट है इसको मॉडिफाई करवा लो। काफ़ी सारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि सहारा सीट्स हो गया, और भी ज़्यादा ऑप्शंस है, मुझे उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। अब आता है इसका टायर का बारे में दोस्तों। मेरा पिछला बाइक जो था वो था CBR 250R, जो कि एक डिफरेंट कैटेगरी बाइक था, ठीक है। उसका साथ मुझे जो टायर मिला था वो एक रेडियल टायर था फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली वो इससे चौड़ा था, थर्ड उसका कंप्लीट प्रोफाइल ही अलग था, ठीक है। और ये बाइक का जो टायर है ये बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही इकोनॉमिक ऑप्शन है जो टायर इसमें लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये व्हील का जो साइज़ है, सामने का 19 और पीछे का 18, ये व्हील साइज़ में एक अच्छा क्वालिटी वाला टायर वो मिलता नहीं है दोस्तों। 19 इंच का बढ़िया क्वालिटी वाला ट्यूबलेस टायर मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। दिक्कत वाला बात ये एक है। तो इसका साथ जो टायर आता है MRF, उसको मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ख़राब टायर है बहुत, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा टायर है। ये छोड़ के इसमें सीएट का एक ऑप्शन है और रिसेंटली रैल्को का एक ऑप्शन निकला है, लेकिन वो उसका प्रोफाइल कम्प्लीटली अलग है। रैल्को का जो ऑप्शन है वो रोड टाइप टायर नहीं है, वो मोरलेस ऑफ रोड टाइप टायर्स है। तो मेरे हिसाब से जिनको रोड पे ही चलाना है, जैसे कि मैं ऑफ रोड नहीं करता हूँ, ठीक है, तो उनके लिए वो रैल्को वाला टायर सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि रोड का पूरा प्रोफाइल अलग होता है और ऑफ रोड का कम्प्लीटली अलग होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे अभी तक ये जो MRF का जो टायर लगा हुआ है उससे मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आया। हाँ, लेकिन कुछ मोटरसाइकिल में, यानी कुछ CB हाइनस में उसमें थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा व्हील बॉबल हो रहा है। तो ये व्हील बॉबल भी और एक बड़ा इशू है जो कुछ हाइनस में उभर के आ रहा है, और पीपल आर रियली सैड, रियली फ्यूरियस अबाउट इट। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कंपनी भी इसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहा है, और मोस्टली ये टायर का वजह से ही होता है। जैसे कि मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द फ्रंट टायर, उसके वजह से ये होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि काफ़ी सारा अलग रीज़न भी है जिसके वजह से होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा हाइनस ओनर्स है जिन लोगों ने ये टायर चेंज कर लिया, और टायर चेंज करने का बाद ये जो इशू है वॉबलिंग का, ये चला गया। मैं थोड़ा रुकता हूँ कहीं पे, रुक के थोड़ा अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बता रहा था कि ये मेरा फॉग लाइट है जो मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको डार्क रोड्स में वगैरह वो सब जगह में जाना है तो। और ये मेरा मिरर है एवेंजर वाला जो मैंने इंस्टॉल किया है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसका एक क्रोम वेरिएंट भी आता है। तो और ये मेरा निसन का कैलिपर है जो मैंने मॉडिफाई करके रखा है ताकि मेरा ब्रेक जो है, फ्रंट ब्रेक जो है वो बेटर दे। तो ये एक चीज़ है। ये छोड़ के मैंने काफ़ी सारा पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि विद इन सिटी एक मोटरसाइकिल को चलाने के लिए इससे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए होगा। विद इन सिटी अगर आप मुझसे पूछो, मैं बहुत 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 खुश हूँ ये बाइक से, बहुत खुश हूँ। लेकिन ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि ये एक आउटराइट परफॉर्मेंस वाला बाइक नहीं है। आप चाहोगे कि विद इन सिटी ट्रैफिक फ़िल्टर करके आप एकदम जूम करके निकल जाओ, ये वो कैटेगरी का बाइक है ही नहीं, ठीक है। ये थोड़ा मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए है जो लोग बाइक को आराम से चलाना पसंद करते हैं, कंफर्टेबली राइड करना पसंद करते हैं, कंफर्टेबली क्रूज़ करना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 30 से 50 का रेंज में ये बाइक को चलाता हूँ, 3rd गियर से 4th गियर तक, ठीक है। तो वो सब स्पीड में ये बाइक एकदम एक्सेल करता है, ठीक है। ये बाइक में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगा वो सब स्पीड में। हालांकि मैंने इसको 80, 90, 100, 120 में भी चला चुका हूँ, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। हाईवे में ऑब्वियसली, सिटी में नहीं, सिटी में तो उतना लिमिट होता नहीं है। और अगर वो
विद इन सिटी अगर आप 40-50 का रेंज में अगर आप ये बाइक को चलाओ आराम से, तो आप आराम से चला पाओगे। हेलो, आई एम अ डॉग लवर। तो अभी तक में मुझे एक चीज़ मुझे बदलना पड़ा, वो है इसका बैटरी। मेरा बैटरी डेड नहीं हुआ था, लेकिन 2 बार मुझे ऐसा साइन मिला कि बैटरी डेड हो जाएगा। तो ये और एक कॉमन इशू है जो बहुत सारा हाइनेस ओनर को तंग कर रहा है। तो उसी लिए टू अवॉइड गेटिंग स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ द रोड, मैंने ये बैटरी को चेंज कर दिया और मैंने ये एक्साइड वाला बैटरी लगा दिया, तो जिससे कि मुझे वो पीस ऑफ माइंड मिल गया। ठीक है, और कुछ नहीं, मैं कंपनी से जाके वहाँ से चेंज नहीं करवाया, क्योंकि उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। कभी मेरा बाइक रास्ता में स्ट्रैंडेड हो जाएगा, तभी ये प्रूव होगा कि ये बैटरी ख़राब है और तभी वो लोग चेंज करेंगे। तो वो जो सिचुएशन है, मैं वो सिचुएशन में ही नहीं पड़ना चाहता था। ठीक है, तो इसीलिए, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है दोस्तों, ये 1700-1800 का आसपास ये पड़ेगा ये बैटरी। और अगर आप आपका पुराना बैटरी उन लोगों को दे देते हो तो और 200-300 रुपया कम हो जाएगा। बाकी आपका नॉर्मल सर्विसिंग में जो होता है, ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं, इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब चेंज हुए हैं। और एक चीज़ दोस्तों, ये बाइक का जो सामान लगता है, यानी स्पेयर पार्ट्स जो इसमें यूज़ होता है, वो काफ़ी सस्ता है, यानी काफ़ी रीज़नेबल है। ठीक है, वो और एक चीज़ है जो ये बाइक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन उसका साथ जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये आपको सिर्फ बिग विंग में मिलेंगे, ये आपको नॉर्मल होंडा का जो आउटलेट्स रहता है उसमें आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, नो डाउट ये आई ग्रैबर है। ठीक है, कहीं पे भी मैं जाता हूँ आदमी इसको मुड़ के देखता है। अगर आप वरीड हो कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसका इंजन का रिलायबिलिटी कैसा रहेगा, इंजन का रिलायबिलिटी तो आप छोड़ ही दो, उसके बारे में आप सोचो ही मत, क्योंकि ये होंडा है तो उस चीज़ को लेके आपको सोचना ही नहीं है, वो एकदम परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ जो है, आपको एक मड फ्लैप लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए मड फ्लैप एक्सटेंडर जो मैंने लगाया हुआ है, ये अगर आप नहीं लगाओगे तो आप बारिश में अगर चलाओगे तो आपका पैर और इंजन का जो अगला हिस्सा जो होता है वो पूरा मिट्टी से और पानी से भर जाएगा। तो और एक एडिशन है जो आपको करना ही है। ये भी ऑनलाइन मैंने परचेस किया था, कार्बन रेसिंग से करीबन 400 समथिंग लिया था, इंक्लूडिंग शिपिंग। तो वो और एक चीज़ है। पीछे का काफ़ी सारा हाइनेस ओनर्स पीछे का भी मड फ्लैप्स लगाए हैं, यानी एक मड फ्लैप ऐसा आता है यहाँ से अटैच होके हार्ड फाइबर का, तो वो मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने वो इंस्टॉल नहीं किया। और वो टेक्निकली उतना साउंड भी नहीं है मेरे हिसाब से, वो टेक्निकली उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उतना ज़्यादा मुझे एडवांटेजियस नहीं लगा, इसीलिए मैंने वो इंस्टॉल नहीं किया। ये एक 34 लीटर्स का टॉप बॉक्स है GV कंपनी का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आते हैं। मेरे बैग वगैरह, कैमरा वगैरह, ग्लव्स वगैरह, जब मैं बाइक को कहीं पे पार्क करके जाता हूँ तो मेरा ये पूरा फुल मास्क हेलमेट जो है MT का, वो भी आ जाता है इसका अंदर। तो ये और एक बहुत एडवांटेज वाला चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा सिटी राइड इम्प्रेशन। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको मेरा वे ऑफ व्लॉगिंग कैसा लगता है, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ में मेरा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वगैरह वगैरह। आपको जो भी लगे आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। बने रहिए मेरा चैनल में दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल में। मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा एंटरटेनमेंट बेस्ड व्लॉग्स ले आने वाला हूँ इन नियर फ्यूचर, वेरी सून। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट अपडेट जो आएगा तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। ठीक है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये बोलते हुए आज मैं मेरा व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, बाइक अच्छा से चलाइए, सावधान से चलाइए, हेलमेट पहन के चलाइए, ग्लव्स पहन के चलाइए। ठीक है, हैव अ लवली इवनिंग अहेड गाइस, बाय बाय।